माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में जो एमालगमेशन चल रहा था, मर्जर नेचर खत्म हो गया है। आज नेचर ऑफ परचेज मतलब एमालगमेशन यानी एकीकरण क्रय की दशा में, और पहले जो चल रहा था विलय की दशा में। चैप्टर तो थोड़ा है ही टेढ़ा, प्लस ये लंबा भी है क्योंकि इसमें भी रिकन्स्ट्रक्शन मिला दिया गया है, और लेक्चर जो है इसमें एक सीमित दायरे में है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। परचेज नेचर का मतलब होता है कि उसको पूर्ण रूप से क्रय कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और इसका समझाया हुआ था कि परचेज नेचर और मर्जर नेचर होता क्या है। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके थे। हेडिंग है एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एमालगमेट एंड फॉर्म जेड लिमिटेड, देयर बैलेंस शीट आर एज फॉलो। नेचर ऑफ परचेज में एक्स और वाई लिमिटेड हैं जो एमालगमेट करके एक नई कंपनी जेड लिमिटेड का निर्माण करते हैं। अब नीचे देखते हैं, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व फंड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर है, बैंक लोन है, सन्डी करेक्टर करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक डेटर, ये एसेट्स हो गया। मेन हम लोग को लेना है एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट 14 लाख, फॉर एक्स लिमिटेड का 14 लाख हुआ। फिक्स एसेट्स का मूल्यांकन किया गया, यानी ये मूल्यांकित वैल्यू जो है एक्स लिमिटेड की बही में दिखाते समय प्रयोग करेंगे। एंड वाई लिमिटेड का है 12 लाख। 10% रिजर्व फॉर बैड डेट्स इन मेड ऑन द डेटर ऑफ बोथ द कंपनीज। मतलब जब ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जर्नल एंट्री यहाँ हम करेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट या टू ऑल लायबिलिटीज, तो 2 हो जाएगा प्रोविजन फॉर डीडी, वहाँ पर लिखेंगे। डेटर देखते हैं कितने का है। डेटर है 2 लाख और 1,60,000 का 10% निकाल करके दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डीडी। द डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशू ऑफ 10%। ये जो है यानी एक्स लिमिटेड के बही में एंट्री होगा ऑल लायबिलिटी या डिवेंचर अकाउंट या टू रिलेशन अकाउंट, लेकिन जेड लिमिटेड के बही में एंट्री होगा 10% डिवेंचर अकाउंट या डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट होगा 8% डिवेंचर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। द परचेज कंसिडरेशन इज एज फॉलो। एक्स लिमिटेड का है 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एंड 40,000 इन कैश। मतलब 1,20,000 को 10 से गुना करेंगे 12 लाख, और 40,000 कैश में है। 12,40,000 इसका परचेज कंसिडरेशन हो गया। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है 8 लाख, प्लस 2 लाख जो है कैश में दे रहा है। मतलब परचेज प्राइस रिसीव्ड इन कैश एंड शेयर इन शेयर्स। सबसे पहले हम लोग करेंगे कल क्वेश्चन नंबर है 16, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। यहाँ पर हो गया एक्स लिमिटेड, यहाँ हो गया वाई लिमिटेड। पहले हो गया शेयर्स, इन शेयर्स में दे रहा है 1,20,000 × 10 बराबर हो जाएगा 12 लाख। इन कैश हो जाएगा, कैश इसका है 40,000, इसका है 80,000 इक्विटी शेयर, 80,000 इक्विटी शेयर। इसका हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 8 लाख, 3 1 4 1 5, 8 लाख का इसका हो गया 2 लाख। कैश में हो गया, मतलब ये हो गया 12,40,000
अब 8 दूध 10 लाख इसका होगा। आगे क्या कहता है क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाए। दिया गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। जर्नल एंट्री करना है ए लिमिटेड के बही में। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एमालगमेशन एज्यूमिंग दैट एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड बी क्वेश्चन है एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दो केस में, तो अभी पहले हम लोग परचेज के केस में बनाएंगे। परचेज कंसिडरेशन निकल गया, यानी परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 16। क्वेश्चन कहीं और जगह पढ़कर निकल गए। क्वेश्चन नंबर मेरा है 16, वही तो देखे पूरा देखेंगे। द परचेज कंसिडरेशन पढ़ चुके थे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड, मतलब वो अलग क्वेश्चन पढ़ दिए थे। नेक्स्ट 18 नंबर, यानी एक्स लिमिटेड के बही में एक्स लिमिटेड हो गया आपका। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बना है, वेंडर, ट्रांसफेरर, और दूसरा है जेड लिमिटेड परचेजर के बही में, यानी केवल जर्नल एंट्री करना है और यहाँ पर पता चलेगा। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन वीवीआई है, इसको हम लोग मिलाते हैं। पहले से पढ़ाया हुआ है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट या टू ऑल सन्ड्री एसेट्स याद रखेंगे। यहाँ पर बुक वैल्यू में ही लिखा जाएगा, बुक वैल्यू। जर्नल एंट्रीज in the books of X Limited, journal entries in the books of X Limited। X Limited वेंडर है। पहले मैंने बताया कि सबसे पहले रियलाइजेशन में सारी संपत्ति को ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया 16, तो एक्स लिमिटेड का है 12 लाख, 2,40,000 और 2 लाख, फिर 1,60,000, यानी टोटल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जर्नल एंट्री पहला होगा, अलग अलग भी कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल सन्ड्री एसेट्स, लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड इतना, द डिवेंचर, द परचेज कंसिडरेशन, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एमालगमेट एंड फॉर्म जेड लिमिटेड, एमाल दोनों मिल गया। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यहाँ बुक वैल्यू पर दिखाना है। तो हम लोग बुक वैल्यू में सारा संपत्ति को दिखाएंगे। फिक्स एसेट 12, 14, 16, 17 और 60, 40, 18 लाख, डायरेक्ट लिख रहे हैं 18 लाख। 18 लाख being various types of assets, being various types of assets transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा होगा, अभी केवल एक्स के बही में है तो देख लेते हैं लायबिलिटी में क्या है। डिवेंचर और बैंक लोन नहीं है, क्रेडिटर है, तो दोनों की एक साथ ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं। 2 लाख और 2,40,000, यानी 10% डिवेंचर अकाउंट दिया, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया। और ये हो गया 2 लाख, 2 लाख है डिवेंचर, 2 लाख आ गया 2,40,000, 2,40,000 ये हो गया 4 लाख 40,000 बीइंग वेरियस लायबिलिटी।
being various types of liability transfer to realization account। अब होगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू। परचेज कंसिडरेशन ड्यू मतलब क्रय प्रतिफल देहो। तो हम सबसे पहले परचेजिंग कंपनी को लिखेंगे, ड्यू है, बाद में पैसा रिसीव करेंगे। पहले ड्यू का होगा जेड लिमिटेड अकाउंट दिया, यानी इसका होगा परचेज कंसिडरेशन था 12 लाख। टू हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, 12,40,000। बीइंग परचेज प्राइस ड्यू, ड्यू मैंने बाकी अब रिसीव करेगा पैसा, क्या में प्राप्त करेगा। पहले होगा शेयर्स इन जेड लिमिटेड अकाउंट दिया, कैश पहले होता अब लिखा गया कैश अकाउंट दिया। ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 40,000, यहाँ हो जाएगा 12,40,000। याद रखेंगे एवरी डेबिट्स एज इट्स क्रेडिट। जेड लिमिटेड 2 हो जाएगा, जेड लिमिटेड अकाउंट लिख दिया गया यहाँ पर। बीइंग परचेज प्राइस, बीइंग पेमेंट मेड इन डिफरेंट मोड, बीइंग पेमेंट शॉर्ट में लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड हो गया इन डिफरेंट मोड। अब हम लोग एंट्री करेंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन अगर रियलाइजेशन को बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, अब दूसरा चीज़ इसमें है एंट्री करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तीनों को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। केवल जब जर्नल एंट्री करना है यहीं 3-4 यहाँ करते हैं, 5वां एंट्री। उसके बाद रियलाइजेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिया। फिर होगा रिजर्व फंड अकाउंट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया। 2 होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट। यानी यहाँ पर देखते हैं कितना कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 1,60,000 और 2 लाख। 10 लाख 1,60,000 रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड 1,60,000, 1,60,000 और फिर 2 लाख है, 10 दोबारा 13,60,000, 13,60,000। यहाँ लिखा आएगा बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू बीइंग कैपिटल एंड फंड, कैपिटल फंड या प्रॉफिट लॉस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ any reserve and funds, different types of reserve fund and capital transfer to being capital and fund transferred to equity share capital, equity share holder, equity shares holder। अब एक हो गया। अब हम लोग उसकी रियलाइजेशन बनाने के बाद ही एक एंट्री होगा, प्लस इसका जो है शेयर्स इन जेड लिमिटेड है, डेबिट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे। कर ही दे रहे हैं इसको भी, इसको इसके 6 लिखाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर्स
होल्डर अकाउंट दिया, टू शेयर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल इन लिख सकते हैं, या शेयर्स इन जेड लिमिटेड, टू शेयर्स इन जेड लिमिटेड अकाउंट जो है वही लिखाएगा 12 लाख, 12 लाख हो गया। अब हम लोग रियलाइजेशन का एंट्री करेंगे, तो रियलाइजेशन में ध्यान देंगे, एक रियलाइजेशन ये आएगा, ये दूसरा आएगा, और एक तीसरा ही आएगा, तो इधर एंट्री आएगा, इसलिए इसको हम मिटाते हैं। जर्नल एंट्री पहले भी लिखाया गया है, अब इसको मिटाते हैं। अब रियलाइजेशन बनाएंगे एक्स लिमिटेड के बही में, उसके बाद जेड लिमिटेड की बही में एंट्री करेंगे रियलाइजेशन, शॉर्ट में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसका ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि तभी समझ में आएगा। रियलाइजेशन लेजर है पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। पहला एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट या टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। पहले इसको ट्रांसफर करते हैं, मिटा देंगे, बाई करते हैं इसको, बाई 10% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर डेबिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट में जाएगा दोनों। डिवेंचर 2 लाख हो गया, बाई में जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट 2,40,000, और जेड लिमिटेड यहाँ पर है, टू रियलाइजेशन बाय जेड लिमिटेड, बाय जेड लिमिटेड अकाउंट ये है 12,40,000, एक दोनों एंट्री चला गया है, क्योंकि दोनों क्रेडिट में, रियलाइजेशन यहाँ भी क्रेडिट है यहाँ, इसलिए दोनों को ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। खर्चा रहता तो इधर आएगा, खर्चा है नहीं, टू हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि एक ही में लिखा गया है टू ऑल सन्ड्री एसेट, लिखने के लिए इंडिविजुअली लिखते सब, तो सब आ जाता टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 18 लाख, 18 लाख। अब जोड़ते हैं उधर, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 12 4 16,40,000, यहाँ हो गया 18 लाख और 16,40,000, 60,000 इधर आ गया, और साथ में 1,60,000, यानी यही बढ़ जा रहा है, लॉस होगा, राइट बढ़ता तो प्रॉफिट होता। ये हो गया 18 लाख। क्वेश्चन इसी तरह से देगा, बहुत ज़्यादा लेंदी क्रिटिकल नहीं देता क्वेश्चन। 18 लाख, यहाँ हो गया 1,60,000, याद रखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। पहले बताया गया है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट, एंट्री नंबर जो भी हो मालूम नहीं है, 6ठा या 7वां होगा। अब एक और एंट्री बढ़ेगा एक्स लिमिटेड के बही में, यानी ये इसके बनाने के बाद ही आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, या 6 या 7 जो भी एंट्री हो मिला लेंगे साथ। इक्विटी शेयर्स होल्डर
अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लास्ट एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट यानी 1,60,000, 1,60,000 बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। चेक करते हैं क्या पोजीशन है। रियलाइजेशन लॉस 1,20,000 है। रियलाइजेशन लॉस एक्स लिमिटेड 1,20,000, यहाँ आ रहा है 1,60,000। देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। रिजर्व फंड 10%, डिवेंचर बैंक लोन, टेंजिबल फिक्स एसेट 12 लाख और 2 4 12 4 16,40,000 यानी 1 लाख, यहाँ 1,20,000 है, 10 12 लाख, 12,40,000, वहाँ हो गया 12,40,000, जोड़ने में गलती हो गया, 12,40,000 डायरेक्ट दिख रहा है, 12,40,60, 1 लाख 1 2 12 2 14 2 16, ये तो 1,60,000 बाद में आया है, यहाँ पर यही गलती हो रहा था, जोड़ने में गलती हो गया, नहीं दिखा। यहाँ पर है 2 लाख और 2 4 लाख और 12 और 4 16 लाख और 40 40 80,000 हो गया, 16,80,000। देखने में मिस्टेक हो गया, 18 लाख ही हो गया, 12 और 4 16,80,000, 16,80,000 यानी 0 10 8 2 1,20,000 ही है। 1,20,000 यहाँ लॉस हो गया, 1,20,000, इसका एंट्री हो जाएगा भी 1,20,000 का, 1,20,000, 1,20,000, यहाँ आएगा 1,20,000। अब एक्स के वही में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं जेड के वही में। अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स जेड लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। वहाँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ का एक्स लिमिटेड अगर होगा जेड लिमिटेड का जर्नल, यहीं से लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। पहला एंट्री होगा जेड लिमिटेड बिजनेस को खरीदेगा, तो बिजनेस दोनों का लिखाएगा। बिजनेस एक का था 12 लाख, लिखते हैं 12,40,000, 12,40,000। अब एक का है 8 लाख और 2 10 लाख, 12 10 22 लाख, 22,40,000 यहाँ लिखाएगा। बिजनेस पहला एंट्री होगा बिजनेस परचेज अकाउंट ईयर 12 10 22 लाख,
40,000 टू किससे खरीदा है? टू एक्स लिमिटेड इज काउंट 12,40,000 टू 10 लाख। पहला एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री में पूरा लिखना होगा जो बुक वैल्यू पर है, सॉरी जो दिया हुआ फिक्स एसेट्स आर वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स दोनों का अलग अलग है, 14 और 2 16 और 10 26 लाख। पहले हो जाएगा फिक्स एसेट्स से काम दिया, फिक्स एसेट्स अकाउंट दिया यानी 12 लाख, 14 लाख प्लस 12 लाख, 14 16 10 26 लाख। और है दो ही है जिसको चेंजिंग हुआ है, प्लस आ जाएगा डेटर हो गया, बुक वैल्यू पर रहेगा। इन्वेंट्री स्टॉक 2,40,000 और 1,60,40, 1 1 2 2 4 लाख। डेटर्स 4 लाख। क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर डीडी को, एक्स लिमिटेड हो गया, ये हो गया डेटर। अब आ गया उल्टा लिखा गया 2 लाख, वो था स्टॉक 2,40,000, 2 और 3 1 4 लाख, ये था स्टॉक। स्टॉक अकाउंट दिया। फिर है डेटर्स अकाउंट दिया, तो डेटर है उतना ही लिखाएगा 2 लाख 3,60,000, 3,60,000। बैंक को भी लिख देंगे बैंक अकाउंट दिया। बैंक दिया हुआ है 1,60,000 और 1,20,000 यानी 2,80,000, 2 लाख। अब हम करेंगे दूसरा, टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2 1 3,60,000, 2 हो जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट है, 10% डिवेंचर अकाउंट है, 10% डिवेंचर है, एक ही ठोका है 2 लाख। बैंक लोन होगा, टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन है 2 लाख, 2 लाख। अच्छा इसका हो गया। टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज हो गया 22,40,000, 22,40,000। अब जोड़ेंगे 22,40,000, 40 यहाँ पर है। अभी प्रोविजन फॉर डीडी बाकी रह गया, 2 प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट, इसका निकालना है। प्रोविजन फॉर डीडी 2 लाख का 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 होगा। 2 लाख गुने 10 100, इसका हो गया 20,000। फिर इसका है डेटर 1,60,000 का 16,000, इसका हो जाएगा 16,000, 20 और 16 36,000, 20,000 प्लस 16,000 यानी हो गया 36,000। अब जोड़ेंगे हम लोग
यहाँ जोड़ते हैं 26,000 लाख, 4 30 और 3 33 और 2 35 और 6 8 14 35 और 1 36,40,000 मिटा देंगे यहीं पर 36,40,000 8 6 14 4 हाथ में 1 2 3 3 6 4 10 और 16 6 हाथ में 2 3 36,40,000। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 6 के 6 हो जाएगा ये, 6 का 6 हो जाएगा 6 4 10 और 3 13 के 3 हाथ में 6 4 10 3 13 3 हाथ में 1 3 4 और 2 6 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 और 2 3 30 लाख 36,00,000 3 0 10 6 4 10 6 4 3 0 0 0 यानी 6,04,000 आ रहा है। 6,04,000 5,84,000 है। 5,84,000 4 4 0 10 में 60 घटाए 2 20,000। पढ़ते हैं क्या कर रहा है। हाँ, 10% reserve for bad debts is made on the debtor of both the companies and 10% reserve for debtor is made on the debtor of both the companies। तो 10% डेटर पर निकाले हम लोग हैं तो डेटर का 2 लाख का 10% 20,000 हो गया और 1,60,000 का यानी हो जाएगा 10% 16,000। सही है, 20 16 36,000। और कुछ लिख नहीं रहा है। फिक्स एसेट्स है 14 12 ठीक है। बैंक लॉस 1,20,000 मिल गया है आंसर। 5,84,000। एक बार चेक करते हैं इसको। इसमें याद रखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जो भी करने के लिए बोला है मैं कर दिया हूँ और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम निकाल करके लिख दे रहे हैं। बुक का जो आंसर है वो 100% दिख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, मतलब क्वेश्चन जो है उसके अनुरूप किया गया सारा। याद रखेंगे कि मर्जर के केस में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएल सब ट्रांसफर होता था। यहाँ क्रेडिटर आया, डेटर आया, डिबेंचर आया, बैंक आया। बैंक लोन लायबिलिटी है, आउटसाइड इंटरनल लायबिलिटी नहीं है। और एबीपी तो प्रोविजन फॉर डेटी जो इस पर या तो हम ये 36,000 इन दोनों में घटा देते, जो डेटर है 3,60,000 में 36,000 घटा के दिखा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी इसको हम माइनस करके दिखा सकते हैं। और अभी पुनः जोड़ते हैं फिर 26 4 30 और 3 33 2 35 और 1 36,40,000 था। 36,40,000 था। अब इसको जोड़ते हैं 22 2 24 और 2 26 और 3 29 और 60 40 30,36,000 30,06,000 ऐसे जोड़ दीजिए 6 हो गया और 6 4 10 3 13 के 3 हाथ में 1 हो गया 1 3 4 2 6 2 8 2 10 के 29 लाख पहले से जोड़ के बता रहे हैं। 0 10 6 4 हो गया 0 6,04,000 ही कैपिटल रिजर्व आएगा। तो हो गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,04,000। कुछ भी नहीं कर सकते इसको हम, किसी कीमत पर 5,84,000 नहीं आएगा। अब इसका एंट्री होगा हम लोग पेमेंट का अलग अलग करेंगे या एक में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सुविधा होगा कि एक्स लिमिटेड को हमको देना है इक्विटी शेयर कैपिटल में देना है, ठीक है। और एक्स लिमिटेड पाने वाला होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश हो जाएगा यहाँ। उसी तरह से वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर होगा और टू शेयर कैपिटल और टू हो जाएगा कैश। इसको ही मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हमको प्रूफ करना है। याद रखना, बार बार मैं बोलता हूँ, एक जितना डेबिट है उतना से क्रेडिट होगा, जितना से क्रेडिट है उतना ही से डेबिट होगा।
अलग अलग कर दे रहे हैं उससे सुविधा होगा। एक्स लिमिटेड दूसरा हो गया था, तीसरा एंट्री करते हैं एक्स लिमिटेड इज अकाउंट दिया 12,40,000। टू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 12 लाख 10 से भाग देंगे, आएगा वही 1,20,000। टू कैश या बैंक कैश लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट 40,000, यानी बराबर होगा बीइंग पेमेंट मेड इन शेयर्स एंड कैश। बीइंग पेमेंट मेड इन, बीइंग पेमेंट एक फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बीइंग पेमेंट मेड इन डिफरेंट मोड है शेयर्स एंड कैश। एक्स का हो गया, वाई लिमिटेड का करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट दिया है वाई का 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा यहाँ पर 8 लाख। टू कैश अकाउंट 2 लाख। इसमें इतना ही जर्नल एंट्री होगा, खर्चा का है नहीं। खर्चा का रहता तो लिक्विडेशन या एमालगमेशन एक्सपेंसेस, इसमें मात्र 3 एंट्री होगा अगर खर्चा का रहता, क्योंकि एंट्री हमने अलग अलग पेमेंट करने के लिए बढ़ाया है। परचेजिंग कंपनी की बही में पहला होगा परचेज प्राइस का, यानी संपत्ति जिससे खरीदा है तो बिजनेस परचेज अकाउंट दिया, तो यानी वेंडर विक्रेता कंपनी हो गया। दूसरा होगा ऑल एसेट्स अकाउंट दिया, तो ऑल एसेट्स होगा टू, यहाँ पर ऑल लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि परचेज के केस में यहाँ पर पीएल और रिजर्व फंड नहीं आएगा। तो ये मर्जर के केस में ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर देखिए कि नहीं आने के बाद ही आंसर आया, लाया नहीं गया था। मर्जर के केस में सिर्फ वो आ जाएगा, फिर या तो उसका फिर एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग कैपिटल निकाल करके, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हो गया, एक हो गया पहले परचेज का, दूसरा संपत्ति और एसेट्स एंड लायबिलिटी टर्नओवर का होगा, और फिर पेमेंट का हो गया। अगर एमालगमेशन एक्सपेंसेज होता, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज होता, तो उसको हम लोग एंट्री करते, प्लस उसके बाद हम लोग उसका राइट ऑफ का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो ये ईजी है, और इस तरह का ही क्वेश्चन देगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज़ है क्वेश्चन और बनेगा इसमें, उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब चूँकि इसी चैप्टर में ही डाला हुआ, जबकि रिकन्स्ट्रक्शन एक अलग चैप्टर है और वह बृहद लेसन है, लेकिन इसी में है अटैच किया हुआ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब 1-2 क्वेश्चन और हल कर लेते हैं, लेक्चर का सेटलमेंट देखते हैं कि लेक्चर इसमें कितना है, यानी 12 है कि 10 है। तो मेरा तो लगता है 10 हो गया, तो एक क्वेश्चन और हम लोग परचेज नेचर का बनाएंगे या देखने के बाद। और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो है एमालगमेशन का क्वेश्चन देगा, नहीं तो उसे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी के बही में लेखा करने के लिए अवश्य देता है, इसलिए जर्नल एंट्री को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा थ्योरी में है एकीकरण से क्या समझते हैं, एकीकरण के गुण दोष, और इसका थ्योरी मैं भेज दूंगा। और दूसरी चीज़ कि एकीकरण कितने तरह का होता है, इस तरह का भी थ्योरी देता है। और मैं आज परचेज नेचर के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ कि परचेज नेचर में यानी क्रय की दशा में केवल जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके अनुसार काम करना है। वहाँ ऑल एसेट्स और लायबिलिटी ले लेते थे, यहाँ ऑल एसेट्स लिए हैं, लेकिन लायबिलिटी जो बोला है यहाँ पर संपत्ति ट्रांसफ़र किए, लेकिन रिजर्व फंड और पीएल को मैं ट्रांसफ़र नहीं किया, नहीं करने के बाद आया आंसर मिला भी है। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि अगला आगे जो क्वेश्चन है मर्जर का है, तो मर्जर का टाइप जो है दोनों में डिफरेंस पहले मैंने बता दिया, पहले भी बताया है।
और थ्योरी भी इसका हम भेज देंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यानी एमालगमेशन जो परचेज नेचर का क्वेश्चन हल करने के बाद यहीं पर इंड्स करता हूँ और अपने छात्र छात्राओं और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।